हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 26.1 केसी ना क्लास 12 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट किया था, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग थ्री वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। तीन वेक्टर दिया हुआ है, हमें ये प्रूफ करना है ये तीनों एक यूनिट वेक्टर होगा। तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना आना चाहिए। हम लोग किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, देखो मान लो कोई वेक्टर ए वेक्टर है और इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हम लोग क्या करते थे, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, ए वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं और ये जो आता है इसी को क्या बोलते हैं, ए कैप बोलते हैं, यानी कि यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे तीन वेक्टर्स दिया हुआ 15 नंबर में 1/7 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 6k कैप। एक वेक्टर ये है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। दूसरा है 1/7 और 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। और एक तीसरा वेक्टर है 1/7 ब्रैकेट 6i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 3k कैप। ये तीन वेक्टर दिया है और हमें ये प्रूफ करना है ये तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है इसमें, ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये सभी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, ये भी प्रूफ करना है। तो ऐसा करते हैं, पहले इन तीनों वेक्टर को कुछ मान लिया जाए। तो देखो इसको हम लोग मान लेते हैं ए वेक्टर, मान लेते हैं ए वेक्टर हमने मान लिया, इसको मान लेते हैं बी वेक्टर और इसको मान लिया हमने सी वेक्टर, ठीक है। और सभी को ये प्रूफ करना है ये सभी क्या है, एक यूनिट वेक्टर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये यूनिट वेक्टर है अच्छा यूनिट वेक्टर हमें निकालना नहीं, हमें ये प्रूफ करना है कि ये यूनिट वेक्टर है। तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इन सभी वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अगर वैल्यू 1 आया तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये यूनिट वेक्टर है। तो देखो ए कैप ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मॉड ऑफ 1/7 ब्रैकेट 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 6k कैप, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो 1/7 तो ये कांस्टेंट है, ये तो बिल्कुल बाहर आ जाएगा। अब ये जो है वेक्टर दिया है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो कैसे निकालते थे, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 9, के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 36। तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 4 49 है ना। तो 1/7 अंडर रूट 49, तो ये आ जाएगा 1/7 अंडर रूट 49 को हम लोग 7 बोलेंगे, तो क्या आ जाएगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखो कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया 1, तो इसका मतलब एक यूनिट वेक्टर हो गया ये। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1। अच्छा अब बी की बात कर लेते हैं। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 1/7 बाहर कर देंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है आप उसको मॉडुलस से बाहर कर सकते हो। तो 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, और इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो 1/7 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, अगेन 49 आएगा है ना, अंडर रूट 49। तो कितना आ जाएगा 1/7 इंटू 7 इज इक्वल टू 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है। ए का भी मैग्नीट्यूड 1, बी का भी मैग्नीट्यूड 1। अब हम लोग सी की बात कर लेते हैं। तो सी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1/7 बाहर और मॉड ऑफ 6i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 3k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 1/7 अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 36, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4 और ये 9 आ जाएगा। अगेन कितना आएगा 49 अंडर रूट 49। तो आप देखोगे ये भी वैल्यू कितना देगा, 1 देगा। इसका मतलब सी का भी मैग्नीट्यूड कितना आया, 1 आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे मॉड ऑफ ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और सभी किसके बराबर 1 के। तो क्या बोलेंगे कि ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, ये सभी क्या है,
यूनिट वेक्टर से, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रूव्ड, पहला पार्ट तो हो गया। अब हमें दूसरा ये प्रूफ करना है कि ये सभी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये सभी म्यूचुअल परपेंडिकुलर है तो ये सभी क्या होगा, म्यूचुअल अगर परपेंडिकुलर है तो इसका कंडीशन क्या होता है, परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होता है, अगर दो वेक्टर ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो बी वेक्टर पे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 0। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग चेक कर लेते हैं ना, क्योंकि सभी म्यूचुअल परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी निकालेंगे, फिर बी डॉट सी निकालेंगे, फिर ए डॉट सी निकालेंगे, सबका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0। तो प्रूफ हो जाएगा क्या, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, तो ए ये दिया हुआ है 1/7 ब्रैकेट 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 6k कैप, ठीक है, और डॉट फिर 1/7 बी वेक्टर ये रहा और 3i कैप और माइनस 6j कैप और प्लस 2k कैप, ठीक है ना। इसका हम लोग डॉट निकालेंगे तो ये 1/7 तो ये नॉर्मली मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/49 आ जाएगा। अब इसका देखो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी i वाले को i वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और फिर -18 और कितना आ जाएगा 6 2 12 प्लस 12, सही है ना। तो कितना आ जाएगा 1/14 और इसको आप देखोगे तो 12 और प्लस 6 18 माइनस 18 0, तो इनटू में आ गया 0 यानी आया 0। तो इसी तरह से आप बी डॉट सी निकाल लेना, बी डॉट सी, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, सिमिलरली इस तरह से निकाल लेना, कितना आएगा 0 आएगा। आप निकाल सकते हो खुद से, है ना, ये निकाल लेना और इसके बाद ए डॉट सी भी निकाल लेना, सभी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पे, फिर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर पे एंड ए वेक्टर भी परपेंडिकुलर है किस पे, सी वेक्टर पे। तो कहने का मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, ये सभी क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो बोलेंगे ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली मतलब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है ना। तो ये दो काम आप खुद से कर सकते हो, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 किया था और मैंने पिछले वीडियो में कुछ थ्योरीज भी बताया था आपको डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। और इसमें जो टाइप 2 का जो क्वेश्चन है वो प्रोजेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो उस एक्सरसाइज क्वेश्चन को करने के लिए हमें प्रोजेक्शन पढ़ना होगा, है ना। तो अभी फिलहाल हम लोग वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिसमें प्रोजेक्शन का यूज नहीं है। जैसे ही यूज आएगा तो मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 है सो दैट 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस, है ना, 3 वर्टेक्स दे रखा है। 3 वर्टेक्स दे रखा है, कौन कौन सा वो वर्टेक्स है, 1, -1, 1, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं ए। और दूसरा वर्टेक्स है इसको बी मान लेते हैं 2, 3, -1। और एक तीसरा वर्टेक्स है तो उसको सी मान लेते हैं 3, 0, 2। ये 3 वर्टेक्स है ट्राइंगल का आर रेस्पेक्टिवली। हमें ये प्रूफ करना है कि सो दैट 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द वर्टिसेस, ये 3 एंगल्स जो है वो ये आएगा cos इनवर्स 2/√114 cos इनवर्स 4/√126 cos इनवर्स 17/√399। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें ये प्रूफ करना है कि इन तीनों वर्टेक्स से जो ट्राइंगल बनेगा उसका जो तीनों एंगल होगा वो यही एंगल आना चाहिए, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल हमने ले लिया और इसका वर्टेक्स ए बी सी हमने मान लिया, ए बी एंड सी। और ये जो वर्टेक्स वो कितना है 1, -1, -1,
और ये जो बी वर्टेक्स है वो है 2, 3, -1 और सी वर्टेक्स 3, 0, 2। ये तीनों वर्टेक्स हमने ले लिया। अच्छा, अब हमने निकालना क्या है, एंगल निकालना है, यानी एंगल ए निकालना होगा, बी निकालना होगा एंड सी निकालना होगा। ठीक है, तो एंगल ए निकालने के लिए एंगल ए जो बनेगा वो किससे बनेगा, ए बी वैक्टर ये और फिर ए सी वैक्टर इस तरह से, है ना। डाइवर्जिंग जो होता है वही एंगल होता है, डाइवर्जिंग लाइन वैक्टर से जो हमारा एंगल बनता है। तो चलो, इसका मतलब ये हुआ कि हमें तीनों वैक्टर हमें निकाल कर रख लेना चाहिए और फिर तीनों का साइड का लेंथ भी हमें निकालना चाहिए क्योंकि ज़रूरत होगी। तो देखो, हम लोग क्या करते हैं, पहले सभी वैक्टर्स निकाल लेते हैं। देखो, ए बी वैक्टर है वो कैसे निकलेगा, तो ए बी वैक्टर का मतलब ये हुआ कि ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। ठीक है ना, तो ओ बी वैक्टर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, है ना। ये पॉइंट में है, इसको वैक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ठीक है, फिर माइनस ओ ए वैक्टर, ओ ए ये वाला होगा, है ना। पॉइंट में दिया हम लोग पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2i और ये माइनस आई, तो ये जाएगा आई कैप, फिर 3j और ये प्लस जे, तो ये जाएगा 4j कैप। ये माइनस माइनस प्लस करके इसके साथ हमने जोड़ दिया। ठीक है, ये माइनस के और ये भी हो जाएगा माइनस के, क्योंकि ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो -2k। ठीक है, तो ये हो गया ए बी वैक्टर, है ना। ए बी वैक्टर हमने निकाल लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के रख लेते हैं। तो ए बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4। तो यह आ जाएगा 16 + 4 20 यानी 21 आएगा, √21। तो ए बी का मैग्नीट्यूड भी हम निकाल के रख लिया, जरूरत होगा तो यूज करेंगे। अच्छा, अब हम लोग बी सी वैक्टर निकालते हैं। तो बी सी वैक्टर इज इक्वल टू आएगा, है ना, इसको हम लोग मार्क कर देते हैं ताकि हम लोग आसानी से इसका यूज कर पाए। ठीक है, ए बी वैक्टर था। अब बी सी वैक्टर, तो बी सी वैक्टर कैसे निकालेंगे, ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर, इसके पोजीशन वैक्टर के टर्म में तोड़ दिए। अब ये जो हमारा ओ सी वैक्टर है, ओ सी वैक्टर ये रहेगा 302 यानी कि 3i कैप, और ये आ गया 0 यानी कि y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि j का कोफिशिएंट नहीं होगा, j का कोफिशिएंट 0 होगा। तो डायरेक्ट हम लोग 2k लिख देंगे, 2k कैप। ठीक है, माइनस ओ बी वैक्टर, देखो माइनस आ गया इसलिए हम लोग ब्रैकेट ले रहे हैं। ओ बी वैक्टर कौन सा होगा, तो ओ बी वैक्टर ये रहेगा, तो यह आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस k कैप। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3i माइनस 2i यानी कि i कैप हो जाएगा, और यहाँ पे j वाला तो सिर्फ इतना ही बचेगा, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा यानी -3j हो जाएगा, और 2k और प्लस k, चूंकि ये माइनस माइनस प्लस, तो 2k प्लस k यानी कि 3k कैप हो जाएगा। तो ये हो गया बी सी वैक्टर। ठीक है ना, अब इसका मैग्नीट्यूड भी हम लोग निकाल लेंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा बॉक्स में डाल देते हैं ताकि ये आसानी से दिखे। तो ये जो हमारा बी सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 9 + 9 आ जाएगा, है ना। 9 9 18 और प्लस 1 19 यानी √19 आएगा। तो हम लोग वेक्टर भी निकाल रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के रख लेते हैं ताकि हमें ज़रूरत होगी। अब हम लोग ए सी वैक्टर निकाल लेते हैं। तो ए सी वैक्टर क्या आएगा, तो ए सी वैक्टर इसका मतलब ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। ठीक है, तो ओ सी वैक्टर क्या होगा, ओ सी यानी सी पॉइंट होगा, तो 3i कैप प्लस 2j कैप, चूंकि j का कोफिशिएंट, सॉरी यहाँ पे k कैप होगा, क्योंकि j वाला पार्ट उसमें क्या है 0 है, माइनस ओ ए वैक्टर, ओ ए ऊपर रहा यानी i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 3i माइनस आई 2i कैप हो जाएगा, फिर यहाँ पे j वाला पोर्शन माइनस माइनस प्लस और ये j कैप हो जाएगा, और 2k कैप और माइनस k कैप, तो प्लस का k कैप बचेगा। ठीक है ना, चूंकि ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी वैक्टर आ गया। तो इसको भी हम लोग बॉक्स में डाल देते हैं। अब ए सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ए सी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए सी का मैग्नीट्यूड √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो कितना आएगा, √6 आ जाएगा। तो हमने तीनों वेक्टर निकाल लिया और सबका मैग्नीट्यूड भी निकाल के रख लिया। अब हम लोग एंगल निकालने वाले हैं। ठीक है ना, तो तीनों एंगल निकालेंगे, अब वो तीनों एंगल यही होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग एंगल के लिए हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। चलो पहले हम लोग एंगल ये बी निकाल लेते हैं। ठीक है ना, अगर हमें एंगल बी निकालना है तो आपको पता होना चाहिए वेक्टर में क्या होता है कि जो एंगल हम लोग लेते हैं वो एंगल कैसे होना चाहिए। देखो ये वेक्टर
और ये वेक्टर, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को बिल्कुल बाहर की ओर जाते हुए दिख रहा है, यानी कि डाइवर्ज हो रहा है। तो ये एंगल, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा, यही एंगल होता है, ठीक है ना। अब अगर मान लो एक ऐसा वेक्टर हो, ये वेक्टर हो गया इस तरह से और ये वेक्टर ऐसा हो गया, ये वेक्टर का डायरेक्शन इस साइड है, तो ये एंगल नहीं होता है, ये एंगल नहीं होता है, ठीक है ना। दो वेक्टर के बीच हम लोग जब भी एंगल निकालते हैं तो वो डाइवर्जिंग होना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग एंगल निकालते हैं। तो उम्मीद आप ये समझ गए होंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि डाइवर्जिंग एंगल लेना पड़ेगा, यानी बी वेक्टर निकालना है तो हमें बी सी वेक्टर लेना पड़ेगा और बी ए वेक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बी सी और बी ए के बीच के एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल बी, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये पढ़े थे, अगर हमें एंगल निकालना होता हमें क्या करना होता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, ऐसा हम लोग पढ़े थे। और ये जो थीटा होता है वो क्या होता है, इन्हीं दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ठीक है। और ये दोनों वेक्टर कैसा होना चाहिए, इस थीटा के रेस्पेक्ट में डाइवर्ज करते हुए होना चाहिए। तो हम लोग कॉस बी निकालने जा रहे हैं, तो कॉस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो बी एंगल जो बन रहा है वो बी सी वैक्टर और बी ए वैक्टर से बनेगा, है ना। डाइवर्जिंग लेंगे तो इस तरह से लेना पड़ेगा, इस तरह से, और ये इसका डायरेक्शन इस तरह से लेना पड़ेगा, इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। तो बोलेंगे बी सी डॉट बी ए या फिर बी ए डॉट बी सी, एक ही बात है, लेकिन हम लोग ए बी और डॉट सी बी नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो बोलो बी ए डॉट बी ए वैक्टर डॉट बी सी वैक्टर बोलना पड़ेगा, बी सी वैक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो बी ए का मैग्नीट्यूड और फिर बी सी का भी मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, इस तरह से। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को रखेंगे। तो देखो बी ए वैक्टर कहाँ पे निकाले हैं, तो आप देखोगे बी ए वैक्टर ये होगा, लेकिन ये ए बी वैक्टर है, हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए ए बी वैक्टर। देखो अगर मान लो आपके पास ए बी वैक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना, और आपको निकालना हो मान लो ये 2 दिया हुआ है, और आपको मान लो चाहिए बी ए वैक्टर, इसका जस्ट रिवर्स चाहिए, तो आप यहाँ पे माइनस लगा देना, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब ए बी वैक्टर ये है, तो इसमें अगर हम लोग आगे माइनस लगा दें तो ये बी ए वैक्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब बी ए वैक्टर क्या लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट में आई कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस 2 के कैप, ठीक है। तो ये आ गया क्या, बी ए वैक्टर। इसका डॉट लेंगे हम लोग किसके साथ, बी सी के साथ, तो बी सी हम लोग निकाले थे, ये रहा बी सी। तो आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, तो आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप और डिवाइडेड बाय इन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ए बी का मैग्नीट्यूड हो चाहे बी ए का मैग्नीट्यूड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ए बी का मैग्नीट्यूड निकाले थे, तो इसी का यूज कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ए बी का मैग्नीट्यूड क्या था, √21, तो बी ए हो या फिर ए बी हो, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √21। और फिर यहाँ पे बी सी का मैग्नीट्यूड, तो बी सी का मैग्नीट्यूड ये रहा √19, ठीक है। तो ये कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, आई वाले को आई वाले के तो 1 हो जाएगा, फिर 4 इंटू -3 -12, फिर -2 इंटू 3 यानी -6 आ जाएगा, अपॉन यह आ जाएगा √ 21 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 को 19 से, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और ये हो जाएगा 21, तो 9 9 और 3 यानी 399 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, -12 -6 -18 +1 -17 और माइनस, तो यानी कि +17 बाई √399 आ जाएगा। ये हो गया कॉस बी, यानी बी एंगल आ जाएगा कॉस इनवर्स 17 अपॉन √399। तो एक तो एंगल ये आया, तो इनमें से कोई मैच किया, हाँ ये वाला मैच कर गया है ना, एक एंगल तो आ चुका है, 2 एंगल और निकालना है, एक सी होगा और एक ए होगा। तो चलो हम लोग कौन सा निकाल लेते हैं, सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सी कैसे निकलेगा, तो सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डाइवर्जिंग लेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कॉस सी, कॉस सी। अब आप देखो ये जो सी एंगल है किससे मिलकर बन रहा है, तो सी बी वैक्टर और सी ए वैक्टर, है ना, डाइवर्ज करते हुए ले रहे हैं, तो सी बी डॉट सी ए लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सी बी वैक्टर प्लस डॉट सी ए वैक्टर अपॉन, और यहाँ पे सी बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर सी ए वैक्टर का भी मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सी बी वैक्टर क्या होगा, तो यहाँ देखो बी सी वैक्टर है, इसी का ये क्या है, रिवर्स है, तो इसमें आगे माइनस लगा देंगे,
तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। तो ये हो गया आपका क्या, BC वेक्टर था तो माइनस लगा दिए तो ये CB वेक्टर हो गया। यहाँ पे CA लिखना है, CA वेक्टर, तो ये AC है तो इसमें माइनस लगा देंगे तो CA वेक्टर हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं हम लोग और यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। तो कितना आ जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और डिवाइडेड बाय इन दोनों के मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो CB हो या BC हो, तो BC का हो जाएगा कितना √19 और इसका आ जाएगा CA का मतलब AC √6 आ जाएगा √6। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं। कितना आने वाला है cos C इज इक्वल टू i.2i, तो ये जाएगा 2 और फिर आप -3 इंटू 1 तो -3 आ जाएगा और फिर 3 इंटू 1 तो प्लस का 3 आ जाएगा, है ना। तो यह आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट और 19 इंटू 6 तो 9 6 54 के 4 बाकी 5 और 11 114 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा कितना, ये कैंसिल यानी कि 2 अपॉन अंडर रूट 114। तो ये जाएगा cos C, यानी C जो एंगल आएगा वो आ जाएगा cos इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 114, ठीक है ना। तो ये कोई मैच किया, हाँ ये वाला मैच कर गया। इसी तरह से हम लोग cos A भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें cos A निकालना हो, cos A तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये एंगल निकालना है तो इसका डाइवर्जिंग क्या होगा AB और AC होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे AB वेक्टर डॉट AC वेक्टर डिवाइडेड बाय इसके मैग्नीट्यूड से और फिर डिवाइडेड बाय AC के मैग्नीट्यूड से, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो देखो AB वेक्टर क्या था, तो AB वेक्टर ये रहा i 4j माइनस 2k, तो ये i कैप माइनस 4j और प्लस माइनस 2k कैप माइनस 2k कैप और इसका डॉट लेंगे हम लोग AC के साथ। AC ये रहा 2i प्लस j प्लस k, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और डिवाइडेड बाय इसके मैग्नीट्यूड से। तो AB का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 21 और फिर AC का मैग्नीट्यूड कितना √6, तो यहाँ पे ले लेंगे √6। तो इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा i इंटू 2i यानी कि 2 आ जाएगा, फिर -4 आ जाएगा और ये -2 अपॉन अंडर रूट। तो ये कितना आने वाला है, ये आ जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि i माइनस 4j माइनस 2k, सॉरी यहाँ पे i प्लस 4j था तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 इंटू 6, तो 6 और 6 टू 12 तो 126 यानी कि क्या आएगा 4 अपॉन अंडर रूट 126। तो यहाँ पे बोलेंगे एंगल A इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 अपॉन अंडर रूट 126। तो ये हो गया इसका आंसर, है ना। ये प्रूव्ड हो गया कि ये तीनों एंगल यही आया, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16, एंगल निकालने पे ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको एंगल निकालना आ गया होगा। जब भी हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं तो वो दोनों वेक्टर को डाइवर्जिंग डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। चलिए, तो अब ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। हमें स्केलर कंपोनेंट निकालना है ऑफ अ यूनिट वेक्टर, है ना, एक यूनिट वेक्टर का, विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं निकालना। 17 है ना, 17 नंबर में हमें क्या करना है, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट
स्केलर कंपोनेंट उम्मीद है आप समझते होंगे, जो आई का जो कॉफिशिएंट होता है, जे का कॉफिशिएंट और के का कॉफिशिएंट, वही क्या स्केलर कंपोनेंट है। ठीक है, तो फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ अ यूनिट वेक्टर, ऑफ अ यूनिट वेक्टर, ऑफ अ यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर का आपको स्केलर कंपोनेंट बताना है विच इज परपेंडिकुलर टू, है ना, विच इज परपेंडिकुलर टू। तो फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू, विच इज परपेंडिकुलर टू, किस पे परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर्स दिया है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, एंड एक और वेक्टर दिया है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमें एक यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट बताना है, वो यूनिट वेक्टर इस पे भी परपेंडिकुलर है और इस पे भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, जो यूनिट वेक्टर इन दोनों पे परपेंडिकुलर है उस यूनिट वेक्टर को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट यूनिट वेक्टर कुछ मान लेते हैं। क्या मान लिया जाए, चलो हम लोग आर मान लेते हैं। ठीक है ना, आर वेक्टर, क्या इसको लिख देते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ए वेक्टर मान लेते हैं ना, कैपिटल ए वेक्टर मान लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, और प्लस सी के कैप, ये हमने इस तरह से मान लिया। ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, और अगर ए एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो इसका मतलब ये बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1, और इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहेगा। हमें करना क्या है, ये जो हमारा यूनिट वेक्टर है इसका जो स्केलर कंपोनेंट कौन कहलाएगा, ए बी एंड सी, यही क्या है, स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर। तो अगर हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकाल दें तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन वालों ने ये बोला कि ये जो यूनिट वेक्टर है वो इस पे भी परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का भी कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है ना, लेट इसको क्या मान लिया जाए, तो इसको अल्फा वेक्टर मान लेते हैं। वो दिया है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, एंड बीटा वेक्टर इसको मान लेते हैं, बीटा वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब हम लोग ये बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये जो हमारा ए वेक्टर है वो अल्फा पे भी परपेंडिकुलर है और ये ए वेक्टर बीटा पे भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 आएगा और इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये कंडीशन होता है। तो बोलेंगे ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर एंड ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बीटा वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 लेकर चलेंगे, तो ए वेक्टर डॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और इसका डॉट लेंगे अल्फा के साथ। अल्फा क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ए आई इंटू आई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा प्लस 2b आ जाएगा और माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, तो यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो किसका वैल्यू निकालने आ जाए, तो चलो हम लोग सी का वैल्यू निकालते हैं। तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस 2b। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं, एंड ए वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि इस दोनों पे भी परपेंडिकुलर है। तो ए आ जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और बीटा वेक्टर है, बीटा वेक्टर कितना दिया है, ये रहा बीटा वेक्टर, ये 3i माइनस जे, 3i कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग क्या लेके चलेंगे, 0। ठीक है ना, तो सॉल्व करेंगे तो 3a हो जाएगा, 3a और फिर माइनस b, और ये आ जाएगा c इंटू 2 यानी कि 2c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना,
तो यहाँ से भी हम लोग c की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से c की वैल्यू कितना आएगा, तो 2c इक्वल टू आ जाएगा b माइनस 3a, यानी c इक्वल टू आ जाएगा b माइनस 3a बाई 2। ये आ गया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग देखेंगे ये c क्या है ना, LHS इक्वल है तो RHS भी हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे बोलेंगे a प्लस टू बी इसका RHS और इसका RHS इक्वल होगा b माइनस 3a डिवाइडेड बाई 2k। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करते, तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 4b इक्वल टू b माइनस 3a। इसको उठा के इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5a, और इसको उठा के इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 3b। तो a इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3b बाई 5। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाला। अच्छा, अब अगर हम लोग इस a की वैल्यू को यहाँ पे रख दें तो c की वैल्यू भी आ जाएगा b के टर्म में। या तो आप यहाँ रख दो यहाँ पे, या तो आप यहाँ पर रख दो तो बेहतर होगा। तो चलो इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट। तो अगर इस a के वैल्यू को फर्स्ट में रख दें तो c इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3b अपॉन 5 और फिर प्लस 2b इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेते तो ये जाएगा 5 माइनस 3b और प्लस 10b, और ये हो जाएगा c। तो ये आ जाएगा कितना, माइनस 3b प्लस 10b, तो कितना आने वाला है, ये आ जाएगा 7b अपॉन 5, ये आ जाएगा c। ठीक है, तो हमने किया क्या कि इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके हम लोग किसी भी तरह से a का वैल्यू b के टर्म में निकाला और फिर c का वैल्यू भी b के टर्म में हमने निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, ABC निकालना है, और हमारे पास 3 इक्वेशन पहले से पड़ा हुआ है। देख लो, ये 1, ये 2 और एक इक्वेशन ये रहा ABC के टर्म में, तो इसको इक्वेशन A नाम दे देते हैं। ठीक है ना, ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखे। तो ये 3 रिलेशन था, 1, 2 और ये 3, और हमारे पास 3 अननोन है A, B, C। तो ये सॉल्व हो सकता है। तो आपको जैसा मन करे वैसा तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके 2 वेरिएबल को किसी सिंगल वेरिएबल में ले आया। देखो, A को हम लोग B के टर्म में ले आए और C को भी हम लोग B के टर्म में ले आए। इससे क्या हुआ कि 2 वेरिएबल रिड्यूस हो गया। अब एक ही वेरिएबल बचेगा, कब, जब इन दोनों के वैल्यू को इक्वेशन A में रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग रखने जा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन A। अगर इक्वेशन A की बात करें तो यहाँ पे है a स्क्वायर, और A की वैल्यू हमने माइनस 3b बाई 5 निकाला हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे। तो बोलो क्या क्या आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 3b बाई 5 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर को तो बी स्क्वायर ही छोड़ देंगे क्योंकि सभी को हम बी स्क्वायर का टर्म में लेके आए थे, और प्लस सी की वैल्यू को भी हम लोग बी के टर्म में लाए हैं 7b बाई 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 7b बाई 5 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 9/25 इंटू बी स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 9b स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये ऐड हो जाएगा। तो 9 प्लस 25 कितना होता है, आ जाएगा 83b स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 83b स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाई 83। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25 बाई 83। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व कर देंगे तो प्लस माइनस 5 बाई अंडर रूट 83 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर b की वैल्यू आ चुकी है तो हम लोग क्या करेंगे, इस b की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देंगे इसमें, तो a आ जाएगा, फिर यहाँ पे रख देंगे तो c आ जाएगा। तो हम लोग लेंगे कि a इज इक्वल टू माइनस 3b बाई 5 था, इस पे हम लोग वैल्यू रख देंगे तो माइनस 3 बाई 5, और b की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 5 बाई अंडर रूट 83। तो यहाँ पे ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस प्लस में, और ये आ जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 83। तो ये आ गया a की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे आया था
बी की वैल्यू आया था, है ना, ये बी की वैल्यू आया था, तो ए भी आ गया, बी भी आ गया। अब सी कैसे निकालेंगे, तो इस ए की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, इस बी की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, तो सी इज इक्वल टू 7b/5, तो क्या बोलेंगे 7/5 इंटू बी के वैल्यू प्लस माइनस 5/√83, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये 5 कैंसिल, तो 7 प्लस माइनस 7/√83। तो अगर हम लोग सी हो गया, है ना, तो दो वैल्यूज हो सकता है, कौन कौन सा, अगर ए की वैल्यू -3/√83 है तो बी का वैल्यू +5/√83 और सी की वैल्यू 7/√83, या फिर ए की वैल्यू +3/√83 तो इसका -5/√83, इसका -7/√83, तो इस तरह से हम लोग आंसर बोल सकते हैं। तो दो आंसर्स होंगे, बुक में कोई एक ही आंसर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो यहाँ पे स्केलर कंपोनेंट निकालना था, ठीक है, जो हम लोगों ने निकाला है। इसका मतलब ये होता है कि स्केलर कंपोनेंट निकालने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशंस दिया होता है, और जितना अननोन हो उतना इक्वेशन भी होना चाहिए, तभी हम लोग सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए कि इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा 0 होता है। किसका, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, ये आपको याद रखना है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इफ ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, फाइंड अ वेक्टर सी वेक्टर सच दैट ए कॉमा बी कॉमा सी फॉर्म द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें चाहिए होगा, और उसमें से सी वेक्टर हमें बताना है। तो मान लो अगर ये मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, नाम भी देते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि अगर ये 90 डिग्री बनाएगा तो कौन सा दो वेक्टर है जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ वेक्टर उसको एक बार को लिख लेते हैं। 18 नंबर में जो गिवन वेक्टर उसको लिख लेते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप दिया हुआ है, ठीक है। और बी वेक्टर दिया है, बी वेक्टर आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये दोनों दिया हुआ है। फाइंड अ वेक्टर सी, हमें सी वेक्टर निकालना है, ठीक है ना, ताकि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर ये क्या बनाए, फॉर्म द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर्म द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ये बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो दोनों वेक्टर है ए और बी, इन दोनों का एक बार डॉट प्रोडक्ट देखते हैं तो क्या आएगा। तो ए डॉट अगर बी करके देखें तो क्या आने वाला है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और इसका डॉट ले लेते हैं i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 यानी 2 और प्लस 3 माइनस 5, तो देखो ये 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, अगर a डॉट बी 0 है तो a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर a वेक्टर ये तो b वेक्टर ये होगा। तो मान लेते हैं ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो ये आ गया, एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये a वेक्टर और ये b वेक्टर है, तो ये हमारा AC वेक्टर है, ठीक है। तो अब हमें सी वेक्टर निकालना है, तो सी वेक्टर डेफिनेटली ये वाला होगा, तभी ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो इसी सी वेक्टर को हमें निकालना है। तो ऐसा करते हैं, सी वेक्टर को कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना, हम लोग मानना ही पड़ेगा, दूसरा हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि लेट
सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, ए आई कैप प्लस ए आई नहीं एक्स वाई जेड मान लेते हैं ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा हमने मान लिया सी वेक्टर को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अगर मैग्नीट्यूड को निकाला जाए, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना आ जाएगा। और अगर हम लोग ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालें तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 2i अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 1, कितना आएगा, अंडर रूट 6 आ जाएगा। और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाले तो कितना आएगा, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर फिर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। तो 25 और 10 35, यानी अंडर रूट 35 आ जाएगा, सही है ना। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइपोटेनियस इसका जो स्क्वायर होगा, यानी मॉड ऑफ सी वेक्टर का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। ये कैसे लिख दिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सी वेक्टर का जो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे इसका रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब रूट 6 का स्क्वायर यानी 6 हो जाएगा, और ये 35 आ जाएगा। तो कितना आने वाला है, 6 5 11 यानी 41 आने वाला है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 41। एक रिलेशन तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब हमें दूसरा रिलेशन भी निकालना पड़ेगा, तो वो कैसे निकालेंगे, तो इसने बोला था ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, सी वेक्टर निकालना है, और भी कुछ कंडीशंस दिया है, तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 18 नंबर, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर फाइंड सी वेक्टर सच दैट फॉर्म द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, है ना, इस ऑर्डर में लिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ए वेक्टर फिर बी वेक्टर और फिर सी वेक्टर। तो ऑर्डर में लेने का मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर बोलने का मतलब ये हुआ कि ये हुआ ए वेक्टर फिर बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ये इस तरह से ऑर्डर में बोलने का मतलब हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों वेक्टर का एडिशन क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे, क्योंकि सभी क्या है, इन ऑर्डर में है। तो बोलेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो सबके वैल्यू को रखते हैं। तो यहाँ पे ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और प्लस बी वेक्टर क्या है, तो बी वेक्टर है आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, और यहाँ पे प्लस में सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 2i प्लस आई 3i कैप हो जाएगा, माइनस जे और माइनस 3j माइनस 4j कैप हो जाएगा, और के वेक्टर और ये माइनस 5k तो माइनस 4k कैप हो जाएगा, और प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग सी वेक्टर को निकालें तो कितना आ जाएगा, ये सभी साइड आ जाएगा, माइनस में 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप हो जाएगा। ठीक है, ये आया सी वेक्टर। और हमसे क्या पूछा गया था कि ए बी सी वेक्टर ही निकालना था। इसका मतलब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अंडर 40, ये 41 आएगा। तो आप इसको सॉल्व करके देखोगे ये 41 आएगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सी वेक्टर ये आ गया। तो एक बार को हम लोग चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में हाँ ये बिल्कुल सही है, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें वेक्टर को देखना है। तो हमने ये क्या लिया है, ये सी बी वेक्टर लिया है, इसने क्या लिया, बी सी वेक्टर को दिखाया है, सी वेक्टर की बात करें ना तो सी ए वेक्टर बोलेंगे माइनस सी वेक्टर हो जाएगा, और ए सी बोलेंगे तो ये सी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19,
तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन का प्रॉब्लम था, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको पॉजिटिव में ले लेना है। माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 19 पे। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3√2। एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड है 3√2 विच लाइज इन जेड प्लेन। अच्छा, अगर जेड प्लेन पे वो वेक्टर लाई करता है तो जेड कंपोनेंट होगा, यानी कि के कैप का कंपोनेंट मिलेगा और जेड एक्स से, और आई कैप का कंपोनेंट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये मान लेना पड़ेगा कि लेट कोई वेक्टर मान लेते हैं। क्या मान लिया जाए? तो चलो ए वेक्टर मान लेते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। तो हमने जे का कंपोनेंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये जेड एक्स प्लेन में है ना। लाइज इन जेड एक्स प्लेन, चूंकि जेड एक्स प्लेन में है तो वाई का जो कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड 3√2 है, यानी कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 3√2 है। ये सभी गिवन है, ये हमने माना है। आगे बढ़ते हैं। इज एट राइट एंगल टू द वेक्टर ये। अच्छा, अब ये जो वेक्टर है, यानी कि ये जो वेक्टर ए वेक्टर है वो राइट एंगल बना रहा है किस वेक्टर के साथ? एक वेक्टर दे रखा है, वो है 2i + 2j + 2k। तो बोलेंगे ए वेक्टर इज राइट एंगल टू द किस पे? 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, इस पे ये राइट एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। तो यहां लिखेंगे ए वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए वेक्टर को हमने ये माना था, लिखेंगे xi कैप प्लस zk कैप और डॉट इसका 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 2z, चूंकि j वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन जाएगा तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लिए, उसको 0 के साइड भेज दिए। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अच्छा, अब इसने बोला हुआ था कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ 3√2। तो इसका मतलब ये हो कि मॉड ऑफ ए निकालेंगे कैसे? अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3√2। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 2 जा 18, ये आ जाएगा 18। तो ये आ गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग एक्स और जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालें? तो यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से चलो हम लोग z की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा? -x। ठीक है ना। इसको पुट कर देते हैं, पुट इन सेकेंड में रख देते हैं। तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू -x, तो -x का स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा? +-3। तो x की वैल्यू आया +-3। अब इसको हम लोग रख देते हैं, इस x की वैल्यू को यहाँ पे। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा -+3 आ जाएगा, चूंकि आगे माइनस है तो ये आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इफ x इज इक्वल टू 3 तो z इज इक्वल टू आ जाएगा -3, और इफ x इज इक्वल टू -3 तो z इज इक्वल टू आ जाएगा +3, ये आएगा। सही है ना। तो हमसे क्या पूछा गया था कि आप ये वेक्टर निकालिए। तो a वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, a वेक्टर इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? 3i कैप -3j कैप, या फिर a वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा -3i कैप और +3j कैप। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ये 3i कैप -3j कैप है, और ये हो जाएगा a वेक्टर इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लेते हैं तो यह जाएगा 3i कैप -3j कैप।
तो ये प्लस में, ये माइनस में, तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस, और ये 3i कैप माइनस 3j कैप, 3 आप कॉमन भी ले सकते हो, तो प्लस माइनस 3i कैप माइनस j कैप। तो ये हो गया आंसर, है ना। तो देखते हैं बुक में दोनों आंसर या एक ही आंसर है ना। वैसे आंसर दोनों होना चाहिए और सभी में जो भी मैंने अभी तक बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हाँ इस बार दोनों आंसर दिया है, हालांकि उसको सभी में देना चाहिए, कोई बात नहीं। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20, तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होता है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो आता है। यानी कि अभी तक सिर्फ इसी थ्योरम का बार बार यूज हो रहा है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, तो ए और बी क्या होगा, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है, क्या है, -3i कैप प्लस xj कैप और प्लस k कैप, ठीक है। एंड बी वेक्टर भी दिया है, बी वेक्टर दिया है xi कैप प्लस 2x इंटू जे कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर भी दिया हुआ है, इज एक्यूट, है ना, इज एक्यूट एंड द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एक्स एक्सिस लाइज बिटवीन π/2 एंड पाई। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज एक्यूट। इन दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा ना वो एक्यूट एंगल होगा, ठीक है ना। एंड एक चीज और दे रखा है, क्या, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, बी वेक्टर एंड एक्स एक्सिस लाइज बिटवीन π/2 एंड π/2 और पाई के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें एक्स की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे हम लोग। पहली बात तो ये बोला कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इसके बीच का जो एंगल होगा वो कैसा होगा, एक्यूट होगा। तो इसका मतलब हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि अगर दो वेक्टर एक्यूट एंगल बनाता है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। ये मैंने पिछले वीडियो में थ्योरी लिखवाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर जाके देख लें। तो यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या लेंगे, ए डॉट बी इज ग्रेटर देन जीरो, क्यों, क्योंकि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेक्स एक्यूट एंगल, सही है, एक्यूट एंगल बना रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो एक बार हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ए कितना आ जाएगा, -3i कैप प्लस x इंटू जे कैप प्लस k कैप, और इसका डॉट लेंगे हम लोग बी के साथ, बी क्या है, xi कैप प्लस 2x इंटू जे कैप प्लस k कैप, और इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -3x और प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया जो आप लोग क्लास 11th में पढ़े थे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप देखोगे इसका फैक्टर कितना आ जाएगा, इसको 1 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब x माइनस 1 एक फैक्टर होगा, दूसरा होगा 2x और प्लस 1 लाना है ना, तो -1 इज ग्रेटर देन जीरो। चेक कर लेते हैं एक बार, 2x स्क्वायर फिर -x माइनस 2x, तो -3x और ये +1, तो बिल्कुल सही है। तो इसका हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। तो आप लोग क्लास 11th में ये पढ़े होंगे क्या कि इनइक्वालिटीज पढ़े होंगे, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके, है ना, यहाँ पे जीरोज को यहाँ पे लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 और ये क्या जाएगा 1/2, तो 1/2 पहले आएगा और 1 बाद में आएगा, ठीक है ना। इसके सभी जीरोज को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं, तो ये क्या है, ऑड पावर है, तो ये आ जाएगा
माइनस और ये प्लस, तो हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा और ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन हमारे पास आ रहा है वो क्या होगा, 1/2 से बड़ा होगा, यानी x की वैल्यू क्या होगा, ये जो हमारा रिलेशन है ये क्या है, ये जो भी रिलेशन है वो क्या है, 1/2 से बड़ा होगा, सॉरी 1/2 से छोटा और 1 से बड़ा होगा। ये क्या कह रहा है, 1/2 से -इन्फिनिटी टू 1/2 बोल सकते हैं। यहाँ पे ये क्लोज ओपन इंटरवल, यहाँ भी ओपन इंटरवल, और x बिलोंग्स टू ये बोलेंगे, और यूनियन 1 to इन्फिनिटी बोलेंगे, 1 to इन्फिनिटी ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू ये आया है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अब एक और रिलेशन इसमें से आ जाएगा, कौन सा, क्योंकि ये दोनों एक्यूट बन रहा था तो x की वैल्यू ये आया है। अब आगे बात करते हैं। इसमें बोला है क्या, b वेक्टर जो है वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो इन दोनों के बीच लाई करेगा। तो सोचो, अगर इन दोनों के बीच का एंगल इसके बीच में लाई करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का एंगल हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो वो देखो, बी वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इन दोनों के वेक्टर को लिखेंगे बी वेक्टर डॉट, और चूंकि एक्स एक्सिस है तो इसमें लिखेंगे आई कैप लिखेंगे अपॉन, फिर इन दोनों के मैग्नीट्यूड को लिखेंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला कैसे लगा रहे हैं। देखो, कॉस थीटा का फार्मूला होता है, थीटा क्या होता है, एंगल होता है दो वेक्टर के बीच, उन दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग ऊपर लिखते हैं और उन्हीं के मैग्नीट्यूड को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे दो वेक्टर है, एक बी वेक्टर है और एक्स एक्सिस का जो वेक्टर रहते हैं, यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं क्या होता है, आई कैप होता है। तो इन दोनों का डॉट, इसी दोनों का मैग्नीट्यूड। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो, बी वेक्टर क्या है, तो बी वेक्टर दिया हुआ है, ये रहा एक्स आई कैप प्लस 2x जे कैप और प्लस के कैप, इसका डॉट आई के साथ डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1, और इसका आई का मैग्नीट्यूड तो कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिर्फ ऊपर में x रह जाएगा, नीचे क्या आएगा, क्योंकि बाकी कंपोनेंट इसमें है ही नहीं तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 1, इतना आ गया, और ये रहा कॉस थीटा। अब इसने बोला ये कि कॉस थीटा जो है, ये कॉस थीटा इज इक्वल टू ये है। अब उसने खुद बोला हुआ है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो π/2 से पाई के बीच में लाई करेगा। तो हम यहाँ बोलेंगे थीटा लाइज इन बिटवीन π/2 टू पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थीटा तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट कहला जाएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, π/2 से पाई में, बिटवीन बोला ना, तो π/2 से पाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा है तो कॉस क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। निगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि हम ये बोलेंगे कॉस थीटा इज लेस देन 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू ये रहा, तो हम लोग बोलेंगे x अपॉन अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 0। तो यहाँ से क्या रिलेशन आएगा, तो इस रिलेशन को 1 मान लिए। यहाँ से क्या रिलेशन आने वाला है, तो देखो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं पड़ेगा, देखो एक चीज और बोलना पड़ेगा, कॉस थीटा 0 तो होगा लेकिन -1 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू -1 से +1 होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वैल्यू आ रहा है निगेटिव, तो निगेटिव क्या होगा, 0 से छोटा होगा लेकिन इतना भी छोटा नहीं होगा कि -1 से छोटा हो जाए, -1 से बड़ा रहेगा, 0 से छोटा रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये जो अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस 1 है, ये क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। ये क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। और पॉजिटिव वैल्यू को इनइक्वालिटी में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये पॉजिटिव कैसे है, क्योंकि ये रूट के अंदर है और ये एक्स पे स्क्वायर है, तो एक्स पे स्क्वायर दुनिया में कोई भी नंबर उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव को 1 में ऐड करेंगे पॉजिटिव रहेगा, यानी ओवरऑल ये क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये क्या है, पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है तो इसी से हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस 1 इज लेस इक्वल x,
और लेस इक्वल 0। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला x लेस देन 0, ये मिल चुका है। और इन दोनों को हम लोग अब सॉल्व करेंगे, तो एक इक्वेशन ये आ गया, क्या मान लेते हैं इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, -√5x² + 1 इज लेस देन x। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो चूंकि ये निगेटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5x² + 1 इज ग्रेटर इक्वल x²। तो ये उठ के इधर आएगा, तो 4x² + 1 इज ग्रेटर इक्वल 0। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू r। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे x के लिए कोई भी वैल्यू रखो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू r आया, ये इक्वेशन 3। अब हम लोग तीनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है ना। कंबाइन करने का मतलब हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे। देखो एक रिलेशन ये आया था और ये बाकी रिलेशन ये आया है, तो इन दोनों का जब हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या कॉमन आएंगे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो देखो ये क्या कह रहा है कि 1/2 से छोटा आंसर होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, यानी कि 1/2 और 1 के बीच में आंसर नहीं देगा। ये क्या बोल रहा है कि 0 से छोटा, यानी कि 0 छोटा जितना भी आप चले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r मतलब पूरा रियल नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कौन सा वैल्यू इसमें कॉमन आ सकता है। तो हमें क्या लिख देना है, x लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटा। ये क्या कह रहा है, 1/2 से छोटा। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, कोई भी नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही कॉमन आएगा, 0 से छोटा ही कॉमन आएगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से। ये रहा नंबर लाइन, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या कह रहा है, 1/2 1, तो यहाँ पे ले लेते हैं 1/2। ये 1 यहाँ पे होगा, तो 0 कहाँ पे होगा, 0 होगा कुछ इस साइड। ठीक है, यहाँ पे आएगा 0। और x बिलोंग्स टू r, r तो पूरा हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि हम लोग जो वैल्यू देंगे वो 1/2 से लेकर के 1/2 छोड़ के इससे छोटा लेंगे या फिर 1 से बड़ा लेंगे। ये पहला वाला इक्वेशन कह रहा था। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन की बात करें, ये कह रहा है 0 से छोटा, तो 0 यहाँ, इससे छोटा, और ये क्या कह रहा है, आप पूरा वैल्यूज। तो इन सभी में कॉमन क्या आएगा, तो आप देखोगे कॉमन सिर्फ इतना सा पार्ट आएगा, इतना पार्ट, यानी कि 0 से छोटा। तो हम लोग बोलेंगे x इज लेस देन 0। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 से छोटा होगा, ये कंफर्म हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका सॉल्यूशन है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आएगा। ये सब क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, जैसे NDA JEE, है ना। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 21 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर गिवन बाय। पैरेललोग्राम का डायगोनल्स दिया हुआ है 21। वो डायगोनल्स क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस k कैप, और एक बी वेक्टर दिया है, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, ये दिया हुआ है। ठीक है, और क्या बोला है, सो दैट द पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस एंड डिटरमाइन द लेंथ ऑफ इट्स साइड एंड द एंगल्स। ठीक है, क्या क्या प्रूफ करना है, ये पैरेललोग्राम का डायगोनल दिया हुआ है। ठीक है, ये लिखा था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, नहीं, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये जो डायगोनल्स दिया है किसका है, पैरेललोग्राम का। तो एक हम लोग पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कुछ मान लेते हैं, ए वेक्टर ये है, क्योंकि डायगोनल दिया हुआ है ना, डायगोनल, तो डायगोनल, एक डायगोनल ये होगा, नाम देते हैं A B C एंड D, और एक डायगोनल ये होगा। तो ये जो डायगोनल है, एक तो हम लोग A बोलेंगे, ये A दिया है, A वेक्टर, और दूसरा है B वेक्टर, तो दूसरा डायगोनल ये ले लेते हैं इस तरह से, ये हमारा B वेक्टर। ये दो डायगोनल है।
तो हमसे क्या बोला है, एक तो आप ये निकालिए, ये प्रूफ कीजिए कि ये जो डायगोनल होगा ये एक्चुअली में पैरेललोग्राम नहीं रोम्बस होगा। एक तो ये प्रूफ करना है। दूसरी चीजें हमें साइड्स का लेंथ भी निकालना है और एंगल भी निकालना है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि हमें साइड को कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ मान लेते हैं, तो क्या मान लिया जाए, तो एक मान लेते हैं अल्फा वेक्टर और इसको मान लेते हैं बीटा वेक्टर, ठीक है। तो अगर ये पैरेललोग्राम हुआ तो अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग रोम्बस किसको बोलते हैं, रोम्बस का मतलब होता है कि इस तरह का, जिसमें क्या होगा, चारों साइड का लेंथ इक्वल होगा, ये और ये सभी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ठीक है ना। किसके लिए? रोम्बस के लिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन पैरेललोग्राम में ये एडजेसेंट साइड जो होता है उसका मैग्नीट्यूड डिफर होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग रोम्बस प्रूफ करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने मान लिया कि लेट ए बी वैक्टर हमारा अल्फा हो गया और बी सी वैक्टर हमारा बीटा हो गया। तो जैसे मैंने इसको माना ये अल्फा वेक्टर है और ये बीटा वेक्टर है, तो ये जो ए वेक्टर है वो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, यानी अल्फा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि लेट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर एंड बी सी वेक्टर इज इक्वल टू बीटा वेक्टर। देन ये जो हमारा ए वेक्टर है ये रिजल्टेंट होगा किसका, अल्फा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर का, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये देखा जाए ये जो बी वेक्टर होता है, मैंने जब आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ाया था वेक्टर में, तो पैरेललोग्राम में ये जो दूसरा डायगोनल होता है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है। कैसे? आप इस अल्फा वेक्टर को उठा के पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, यानी कि इस तरह से ये भी अल्फा वेक्टर है। तो आप देखो ये चीजें कौन कौन से फॉलो करते हुए, ये और ये एक दूसरे को फॉलो करते हुए है। देखो आप ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को फॉलो करते हुए, ये अपोजिट डायरेक्शन, तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा बी वेक्टर और प्लस बीटा वेक्टर। तो अगर हम लोग बी वेक्टर निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, अल्फा वेक्टर माइनस बीटा वेक्टर। तो हम लोग बोलेंगे कि बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा वेक्टर माइनस बीटा वेक्टर, ठीक है ना, इस तरह से। अब हम लोग एक काम करते हैं कि हमें करना क्या है, हमें अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर निकालना पड़ेगा। क्यों? तभी हम बता पाएंगे कि वो रोम्बस है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, अगर हम लोग ऐड करेंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा वेक्टर हो जाएगा, और इधर आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ पे अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ए वेक्टर कितना दिया हुआ था, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस के कैप, और प्लस में बी वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 6k कैप। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 3i प्लस 2i यानी कि 5i कैप माइनस 4j प्लस 3j माइनस j कैप माइनस के माइनस 6k माइनस 7k कैप। तो ये आ गया अल्फा वेक्टर, एक साइड तो निकल गया। अगर बीटा वेक्टर निकल जाए तो और भी आसान हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम, एक बार हम दोनों घटा देते हैं, 1 - 2, तो 1 - 2 करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, ये माइनस में। तो यहाँ पे आ जाएगा ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। तो क्या बोलेंगे, 2 बीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो बीटा वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इज इक्वल टू 1/2 ए वेक्टर दिया हुआ है 3i माइनस 4j माइनस के कैप, फिर माइनस, अब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 2i कैप, फिर माइनस 3j कैप, और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस 6k कैप हो जाएगा। सॉरी, अब ये आ जाएगा 1/2 3i माइनस 2i, तो ये हो जाएगा i कैप माइनस 4j माइनस 3j माइनस 7j कैप माइनस k और प्लस 6k, तो प्लस 5k कैप हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बीटा वेक्टर।
अब अगर ये रोम्बस है तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अगर ये मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो 100% ये रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाए, है ना। इसको भी मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं। किसका, अल्फा का और बीटा का। तो अल्फा वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे कितना आएगा, तो अल्फा वेक्टर ये रहा, 1/2 को बाहर रख लेते हैं और अंडर रूट में आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 25, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 1 और के के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी 49। तो ये जगह 50 प्लस 25 75 है ना, 75 आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंडर रूट 75। इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, 25 या 75 यानी 5/2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो ये हो गया अल्फा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी साइड का लेंथ आ गया 5/2 रूट 3। अगर हम लोग बीटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो वो कितना आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट में बीटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी 49 और के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 25। तो कितना आने वाला है, 50 प्लस 25 अंडर रूट 75 यानी सेम आ जाएगा, यानी कि 5√3/2 आ जाएगा। तो हम लोग ये बोलेंगे कि अल्फा का मैग्नीट्यूड बराबर है बीटा के मैग्नीट्यूड्स के। ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर डायगोनल्स ऑफ a rhombus whose length of whose side is क्या आ जाएगा, साइड इज 5√3/2। तो ये हो गया प्रूफ। साइड का लेंथ भी हम निकाल दिए और ये भी प्रूफ कर दिए क्या है, रोम्बस है। क्यों, क्योंकि ये अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया, यानी मैग्नीट्यूड सेम है। तो जितना इसका मैग्नीट्यूड उतना इसका मैग्नीट्यूड उतना ही भी आएगा। तो सभी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये था 21। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना। डायगोनल दिया हुआ तो हमें प्रूफ करना था कि ये रोम्बस का होगा। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का यूज हो गया, जो कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। वेक्टर का या तो सेकंड लेक्चर होगा या तो थर्ड होगा। तो आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। चलो, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 22 पे। लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये दिया हुआ है। फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी डॉट डी इज इक्वल टू 15। तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। 22 ए वेक्टर दिया हुआ है, कितना है, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और बी वेक्टर दिया है, बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 4k कैप। ठीक है, फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर, हमें डी वेक्टर निकालना है। तो डी वेक्टर को मान लेते हैं, लेट डी वेक्टर इज इक्वल टू, क्या मान लिया जाए, एबीसी मान लेते हैं। एबीसी नहीं मान सकते, तो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप कर लेते हैं, मान लिया हमने। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और एक और कंडीशन दिया है, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 15। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ क्या कि ए वेक्टर डी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर पे भी एंड डी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पे भी, ये दिया हुआ है। तो हमसे डी वेक्टर निकालने के लिए बोला गया है, तो हम लोग इसी कंडीशंस को यूज कर लेंगे। ठीक है ना, तो बोलो इसको अगर हम कैसे यूज करेंगे, तो सी वेक्टर कितना है, सी डॉट डी इक्वल टू 15 है। तो यहाँ पे सी वेक्टर भी दिया होगा, जो शायद मैंने छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सी वेक्टर भी है जो मैंने छोड़ दिया, तो सी वेक्टर लिख लेते हैं। सी वेक्टर कितना है, 2i माइनस जे प्लस 4k, 2i माइनस जे प्लस 4k कैप। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। और
ये कंडीशंस है, तो सभी कंडीशन को सॉल्व कर देंगे, अपने आप आ जाएगा सभी वैल्यू। सी डॉट डी निकालना, तो सी वेक्टर कितना है, ये रहा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, इसका डॉट लेंगे डी के साथ, तो डी कितना है xi प्लस वाई जे और प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू 15। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 15, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब d परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर है, तो बोलेंगे d जो है वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर पे, तो इसका मतलब d डॉट ए इज इक्वल टू होगा 0, क्योंकि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो d है हमारा xi कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और डॉट ए वेक्टर दिया है i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट करेंगे कितना जाएगा, x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। एक और इक्वेशन आएगा क्या, कि d वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, यानी कि d वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो d वेक्टर है xi कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका डॉट लेंगे b वेक्टर के साथ, जो कि ये रहा 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये जाएगा 3x माइनस 2y और प्लस 4z इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 3। तो आप देखो 3 अननोन है x y z और 3 इक्वेशन है 1 2 3, तो सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ, देखो करना क्या होता है। आप ऐसा करो कि किसी दो इक्वेशन का यूज करके किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, ठीक है ना, और फिर बाकी बचे हुए दो इक्वेशन का यूज करके उसी वेरिएबल को एलिमिनेट करो जो कि इससे पहले किए थे। तो उन दोनों से जो इक्वेशन आया होगा उन दोनों को सॉल्व कर देना है, तो आ जाएगा वैल्यू। तो अब आप लोग इक्वेशन 1 2 और 3 को सॉल्व करके x y z निकाल लेना और इस d में यहाँ पे रख देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लोगे, ये तो बहुत ही आसान काम है, क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके हो। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहले बढ़ाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।